अगर आप टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा चुका है। फिर आईएमएफ आपको बताएगा कि आप अपनी बजट को किस तरह चलाएं, आपका कितने घंटे बिजली आएगी नहीं आएगी, कितने घंटे गैस आएगी नहीं आएगी। तो जो भी बाहर असासाजात होंगे, फॉर एग्जांपल पीआईए की शिकागो में बिल्डिंग्स हैं, पेरिस में बिल्डिंग्स हैं, मतलब जिस तरह जो आपकी कंट्री ओन एसेट्स आउटसाइड द कंट्री होंगे, दे विल ट्राई टू confiscate them। हमने सऊदी रिजर्व्स भी यूज कर लिए हैं, हमने चाइनीज रिजर्व्स भी यूज कर लिए हैं, हमारी जो बायलैटरल इनफ्लोज हैं वो भी नहीं आ रही। अब चाइना हमारी डेट रिस्ट्रक्चरिंग कभी भी नहीं करेगा, तो उनका एक ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को हेल्प करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी समझते हैं कि वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, इंटरेस्ट रेट को नीचे ले आएंगे। चाइना को कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने के लिए। वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अजीम भट्ट एंड यू आर वाचिंग बागी स्पेशल हालात हाज़रा। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इस वक्त इंतहाई जो है वो ख़राब है, इस हवाले से कि आम आदमी जो है उसको तो महसूस हो ही रहा है कि मुल्क की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, लेकिन उसके साथ-साथ ये इम्पोर्टेंट है कि आलमी इदारे और उनके इशारे क्या कह रहे हैं। इस वक़्त हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट जो है वो शाया की है और उसके मुताबिक कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो अंधेरों में डूब रही है और अंधेरों में डूबना जो है वो मंडला रहा है पाकिस्तान में। आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो ताख़ीर का शिकार होता नज़र आ रहा है। फिर जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल, उनका भी रीसेंट बयान आया कि इसहाक डार साहब ने आके जो कोशिश की कि आईएमएफ के बगैर जो है वो मुल्क को संभाला जाए, तो वो हमारे जो है वो अगेंस्ट गया। फिर डॉलर की कीमत हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि फेक तरीके से 220-25 पे रखी गई थी, लेकिन फिर वो अब 255 तक जो है वो जा पहुंची है, बुलंद तरीन सतह पर है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इम्पोर्टेंट एनालिसिस या इम्पोर्टेंट जो वो ओपिनियन है वो उनका होगा कि जो दुनिया भर के मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के इकोनॉमी को देख रहे हैं और वो पाकिस्तान के बारे में क्या प्रेडिक्ट करते हैं। इसी हवाले से आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर आयमा मेहंदी, यूके से ताल्लुक है उनका और यूके में वो इस हवाले से जो है वो रिसर्च भी करती हैं और इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बड़ी गहरी निगाह रखती हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और मैं अपना पहला सवाल भी आपकी तरफ फौरी तौर पे पुट करता हूँ कि जो फाइनेंशियल टाइम ने रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान पे अंधेरों का खतरा मंडला रहा है, मुआशी हालात इतने बुरे हैं और इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो रही हैं, ज़र मुबादला बाहर के जो ज़खायर है वो नहीं आ रहे हैं। आप यूके में बैठी हुई हैं, आपको क्योंकि जो इशारे और जो रिसोर्सेज और जो प्रेडिक्शंस होंगी वो एक हमारे आम आदमी से ज्यादा होंगी इस हवाले से कि इंटरनेशनल दुनिया क्या सोच रही है पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। आप क्या कहेंगी इस बारे में? थैंक यू सो मच अजीम, थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया अपने शो में। जो सबसे पहली बात ये कि दुनिया हमें कैसे देखती है, इसमें ज़्यादा कसूर या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तो हम खुद ही हैं। जो हम करेंगे वैसा ही हमें दुनिया देखेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ये बात सही है कि जो अभी रिसेंटली जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनका जो ये स्टेप था कि हम आईएमएफ के पास ना जाएं, उसकी वजह से हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, इट्स डेफिनेटली a representation of whatever the finance ministry has been doing in Pakistan, whatever the circumstances we've been facing. इट इज ट्रू कि हमारा जो शॉर्टफॉल है, जो हमारे रेवेन्यूज में कमी है, इट्स मैसिव, बहुत बड़ा है। तकरीबन $10 बिलियन का हमारे पास शॉर्टफॉल है। हमारे पास और कोई तरीका नहीं था आई मीन एक्सेप्ट कि हम किसी से पैसे बोरो करें, यानी कि कोई कर्जा लें या हम पेरिस क्लब के पास जाएं। जब मिफ्ता इस्माइल साहब से उनका यही था कि हम पेरिस क्लब के पास जाते हैं, क्योंकि आई डोंट नो हिस्टोरिकली आप लोगों को पता हो या नहीं कि पेरिस क्लब में जापान ने हमें काफी आई थिंक 9 बिलियन या इस तरह करके $9 बिलियन दिए हुए 1992 से। ठीक है, हम आईएमएफ को ऑन बोर्ड लेते, हम पेरिस क्लब के पास जाते। पेरिस क्लब एक consortium of countries here who are responsible for helping developing countries or poor countries in overcoming the revenue shortfall, in helping them when they're in a difficult situation in terms of their budget. लेकिन हमने ये क्यों नहीं किया, I don't know. Secondly, artificially डॉलर को 220 पे रखा गया, ये बहुत बुरा होता है for the treasury of the country. स्टेट बैंक के पास फॉरेन करेंसी के कोई रिजर्व्स ही नहीं है और हम आर्टिफिशियली पाक रुपी को जो है एक लेवल पे स्टेबलाइज करें, दैट्स वेरी डेंजरस बिकॉज वी रनिंग आउट ऑफ आवर रिजर्व्स। तीसरी बात, I don't know why Mr. Dar, he really thought that we shouldn't go to IMF when we know we had to go there. The thing is, नवंबर या दिसंबर में जो चाइना की कमर्शियल बैंक्स को अराउंड $5.5 बिलियन की जो पेमेंट की गई थी, उसमें ये सोचा गया था कि दिस मनी विल देन बी लेंट बैक टू अस, यानी कि हमें ये कर्जा वापस दे दिया जाएगा। लेकिन जब चाइना को ये पैसे हमें वापस देने पड़ रहे थे, तो दे वर आस्किंग फॉर 11.5% इंटरेस्ट रेट, व्हिच इज मच हायर देन द प्रीवियस इंटरेस्ट रेट। तो काफी ज्यादा था। एंड अगेन whoever was responsible, उन्होंने कहा हम इतने
इंटरेस्ट रेट पे पैसे नहीं लेंगे। अब चाइना हमारी डेट रिस्ट्रक्चरिंग कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज़ उन्होंने अफ्रीका को अराउंड मोर देन $300 बिलियन का कर्जा दिया है। अगर वो पाकिस्तान की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो दीज अफ्रीकन कंट्रीज विल कम बैक टू चाइना। तो उनका एक ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को हेल्प करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी समझते हैं कि वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, इंटरेस्ट रेट को नीचे ले आएंगे। चाइना को कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने के लिए, बिकॉज वी आर द वंस इन नीड। फिर हमने मुफ्ता इस्माइल की बात सुन के हम पेरिस क्लब के पास भी नहीं गए। मिस्टर डार ने सोचा कि हम IMF के पास भी ना जाएं, और उसके बाद हमने जो है पाकिस्तानी करेंसी जो है PKR को आर्टिफिशियली 220 295 पे रखा, और इसका नतीजा हम देख रहे हैं। अगर आप टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा चुका है। हमने सऊदी रिजर्व्स भी यूज कर लिए, हमने चाइनीज रिजर्व्स भी यूज कर लिए हैं, हमारी जो बायलैटरल इनफ्लोज हैं वो भी नहीं आ रही। सेम थिंग्स दैट यू विल सी इन द फाइनेंशियल टाइम आर्टिकल, बिल्कुल सही है। हमारे पास अपना पैसा है नहीं, जो हमारे लेंडर्स का यानी कि जो हमारे पास कर्ज का पैसा था वो भी हम सारे यूज कर चुके हैं। चाइना ने हमें दोबारा रिफाइनेंस नहीं किया, क्योंकि अब चाइना कह रहे हैं कि जो नवंबर दिसंबर की टर्म्स थी 11.5% वाली, उस पर भी वो नहीं हमें देने के लिए तैयार, बिकॉज हमने दुनिया को ये शो कर दिया है कि हमारा डिफॉल्ट रिस्क हाई है। हमने सबको बता दिया हम खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो हमें क्यों पैसे कर्जे के लिए दे। सो चाइना इज नॉट नहीं, विलिंग 0.5%। ठीक है, अब IMF ने क्या कहा है, गैस की प्राइसेस को बढ़ाएं, आप PKR को फ्री फ्लो छोड़ें। फ्री फ्लो का मतलब ये होता है जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ करेंसी इन द मार्केट है, उस हिसाब से आपका एक्सचेंज रेट जो है वो सेटल डाउन करे। आज आप देखें आई थिंक 280 285 पे है, ये तो कंट्रोल रेट है। अगर आपने पैसे पाकिस्तान से बाहर भिजवाने हैं फॉर इवन अ वैलिड रीजन, आप आए पैसा भिजवा नहीं सकते, बिकॉज ट्रेजरी में पैसे ही नहीं है। ठीक है, अब उन्हें क्या गैस 4-5 दिन में क्या करेंगे, फॉरन गैस प्राइसेस बढ़ाएंगे। अब IMF ने कहा है कि आप को फ्री फ्लो छोड़ें, वो छोड़ेंगे, मिनी बजट भी आ जाएगा, लेकिन हमारे पास फिर भी $10 बिलियन का ऑलमोस्ट एक शॉर्टफॉल है। और मसला ये है कि हमें लॉन्ग टर्म बजट को रिस्ट्रक्चर करना है, उसकी तरफ कोई भी नहीं जा रहा। बस जो गवर्नमेंट आती है शॉर्ट टर्म में देखते हैं। और जो मंडे को पावर शॉर्टेज हुई है, इसकी वजह से जो हमारा बैड सिग्नल अराउंड द वर्ल्ड गया है, इट्स डेवस्टेटिंग बहुत। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूंगा, आपने एक बड़ी खतरनाक सी अलार्मिंग जो है ना वो घंटी बजा दी है सबके लिए कि टेक्निकली तो हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। हालांकि ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर सुनी भी है, शबर जैदी साहब और दीगर अक्सर ये इस तरह की बात करते रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो क्योंकि उनकी परसोना जो है वो एक बाइस्ड पॉलिटिकल पार्टी का था। लेकिन आप अगर ये बात कर रही हैं UK में बैठ के इकोनॉमी को समझने वाला लोग जो है अगर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, तो फिर हमें एक तो आम आवाम को ये समझाएं कि डिफॉल्ट के बाद पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है, और अगर ऑफिशियली भी नामजद अनाउंस हो जाता है कि हम डिफॉल्ट कर गए हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, आम आवाम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दुनिया में हम लोग किस तरह आइसोलेट होंगे। फर्क तो ऐसे नहीं पड़ता। फिर तो ऑब्वियसली विल हैव टू गो टू IMF इन अ वेरी डिफरेंट पोजीशन, यानी कि उस वक्त हमारी बहुत डिफरेंट पोजीशन होगी, हमारी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होगी। फिर IMF आपको बताएगा कि आप अपनी बजट को किस तरह चलाएं, आपका कितने घंटे बिजली आएगी नहीं आएगी, कितने घंटे गैस आएगी नहीं आएगी, वो आपके कौन कौन से नेचुरल रिजर्व्स को अपने आई मीन दे विल स्टार्ट टू ओन देम इन द सेंस दैट हाउ दे विल जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम देम। आपके जो भी बाहर असासाजात होंगे, फॉर एग्जाम्पल PIA की शिकागो में बिल्डिंग्स हैं, पेरिस में बिल्डिंग्स हैं, मतलब जिस तरह जो आपकी कंट्री ओन एसेट्स आउटसाइड द कंट्री होंगे, दे विल ट्राई टू यू नो कन्फिस्केट देम। और आम आवाम के लिए सबसे आई मीन सबसे ज्यादा टेक्निकल तो ये होगा कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसको हमने फॉरेन रॉ मटेरियल करना है, LCs खोलनी है, हमने डिविडेंड्स देने हैं, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। और फिर एक जिस तरह गरीब मुल्क की आवाम बहुत सफर करती है, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट अभी पाकिस्तान में लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन इट विल डेफिनेटली इंक्रीज। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप साथ ये भी जरूर बताएं कि क्योंकि आप बेहतर समझती हैं इकोनॉमी को भी और फिर इंटरनेशनल तमाम मार्केट को, कि आखिर अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान के पास फौरी फौरी करने के लिए क्या स्टेप होने चाहिए और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और अगर कोई आवाम के लिए भी आप सजेशन देना चाहें या कोई बताना चाहें तो अब क्या हमारे पास बचा क्या है। आई मीन फौरी तौर पे तो यही है कि IMF को का जो की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पूरा करें, एंड यू नो गेट फंडिंग फ्रॉम IMF, गेट फंडिंग फ्रॉम चाइना, गेट फंडिंग फ्रॉम योर सऊदी, कतरी, इनसे तो पैसा ले ताकि एटलीस्ट इन प्रिंसिपल एक ऑफिशियल आपके ऊपर डिफॉल्ट का टैग ना लगे। सबसे पहली तो बात ये है। और
अभी इसके बाद तो जो आम आवाम तो बेचारी क्या ही करेगी, जो बहुत वेल ऑफ अवाम है, जिनके सारे एसेट्स बाहर हैं और हू आर इन अ पोज़ीशन, आई थिंक दे शुड ब्रिंग देयर एसेट्स बैक टू पाकिस्तान। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसको रिवाइव करें, इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइव करें, गैस प्रोडक्शन, इन चीज़ों को रिवाइव करें ताकि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंट्री जाके सही खड़ी हो सके अपनी जगह पे। वरना तो ऑब्वियसली द कॉन्सिक्वेंसेस आर क्वाइट डायर। आप खुद देखें, पूरा-पूरा दिन बिजली नहीं है, कितनी इंडस्ट्रीज़ बाहर शिफ्ट हो गई हैं। इंडस्ट्रीज़ होंगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फिर हम एक्सपोर्ट्स करेंगे। सो दे आर ऑल लिंक्ड टुगेदर। अच्छा, तो मैं आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि बाहर की दुनिया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि बाहर की दुनिया पाकिस्तान के बारे में सोचती क्या है और सोच क्या रही है। चूँकि अब अभी वो चीज़ तो रही नहीं है कि हम लोग न मुबालगा आराई से काम लें, हमें जो है वो सच्चाई का सामना करना चाहिए। यहाँ पर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो ज़ीरो है। हम देखते हैं कि यहाँ पर इस वक़्त भी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो डार साहब उसको बतौर जो है वो अपना इकोनॉमी के को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो एक मिक्स अचार की गवर्नमेंट है, ये आप नहीं उसको लेके चल सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आप जब तक आपके पास जो है वो पावर नहीं होगी डिसीजन करने की अकेले, तो आप काम नहीं कर सकते हैं। जब आप 10-12 पार्टीज को साथ लेके चल रहे हैं और फिर खान साहब का एक जो नैरेटिव उन्होंने भी एक बिल्ड किया हुआ है, वो भी मुल्क के खिलाफ ही जा रहा है और वो तो बड़े अरसे से ही अनाउंस कर बैठे हुए हैं कि ये श्रीलंका हो चुका हुआ है और डिफॉल्ट कर चुका हुआ है। फिर ऐसी सिचुएशन में दुनिया हमें किस तरह से देख रही है? क्या दुनिया पाकिस्तान में कोई इन फ्यूचर कुछ सोचती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल या पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में, या मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, ताकि फिर पाकिस्तान भी उसी हिसाब से सोचे। दुनिया पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छा सोचती है। अम, मतलब ऑब्वियसली आई कांट नेम, बट जिस तरह के हम यहाँ पे एज एन इकोनॉमिस्ट, द काइंड ऑफ सेंट्रल बैंकर्स एंड स्टफ दैट आई मीट, बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान, बहुत अच्छा रेपुटेशन है पाकिस्तान के बारे में, बहुत अच्छा पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। उनको ये पता है कि पाकिस्तानी अवाम बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, पाकिस्तान में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा पाकिस्तान होना है बाहर, लेकिन देयर इज़ वन थिंग जो हर चीज़ को मार दे देती है, और वो ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आज तक कोई सिंसियर गवर्नमेंट नहीं आई। पॉलिटिशियंस बहुत करप्ट हैं, और इस करप्शन जो सारा मसला पॉलिटिशियंस का है पाकिस्तान में। इनकी जो इन्होंने इन द पास्ट बुरा चीज़ें की हुई हैं, डिसऑनेस्टी, इलीगल काम, सब कुछ उसकी वजह से उनको पता है कि ये सारा एक माफिया है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो एक माफिया है। हम अगर जाके इन्वेस्ट करेंगे तो ये रूल चेंज कर देंगे, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो हमारा वो हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वरना पाकिस्तान का अगर ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं कहीं चले जाएं और हमारे पास कोई ऑनेस्ट लीडर और ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ऑनेस्ट लीडरशिप आ जाए, तो पाकिस्तान विल बी द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, पाकिस्तानियों की भी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। हम अगर मार खा रहे हैं तो वो अपने पॉलिटिशियंस की वजह से खा रहे हैं, दैट्स इट। और जहाँ तक मतलब आई एम पॉलिटिकली, आई एम कंप्लीटली न्यूट्रल। मुझे मैं किसी का साथ, आई मीन आई एम नॉट गोना साइड एनीवन कि इसका गलती है, इसकी गलती है। आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ पॉलिटिक्स। बट एज फार एज I've been abroad, sitting in with all these economists, all these big people. Mr. Khan has the best reputation and people have a lot of confidence. और ये बाहर की इंडस्ट्रीज, बाहर के ज्यादा पढ़े लिखे लोग, FDIs जिन्होंने भेजनी है, जो करना है, Mr. Khan has the best reputation. And मेरा personally ये view है कि if he comes into the government again as a single-handed government, तो बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान की मदद करेंगे, इंडस्ट्री रिवाइव होगी और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। That's it. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। लेकिन नाज़रीन, आपने सुनी है ये तमाम गुफ्तगू के बेसिकली पॉइंट यही है कि अगर हम 24 करोड़ की आवाम में से 23 करोड़ और 50 लाख और बल्कि 50 लाख से भी आगे चले जाए, 90 लाख आवाम भी ठीक होगी, तो जो ऊपर 10,000 लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें रिप्रेजेंट करना है, जब वही तमाम लोग जो है वो गलत होंगे और उन्हीं के हवाले से पाकिस्तान को देखा जाएगा या पाकिस्तान के हवाले से डील किया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। हालांकि अक्सरियत क्या 95% आवाम के बारे में अच्छी राय है, लेकिन 5% जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो कि फेस है पाकिस्तान का, वही अगर ठीक नहीं है तो फिर क्या मामला होंगे। डॉक्टर साहिबा का कहना है कि अगर सिंगल हेडेड गवर्नमेंट किसी की आती है तो फिर शायद कोई बेहतरी आए। हम उम्मीद कर सकते हैं और साथ दुआ कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के पास सिर्फ दुआ ही है और साथ उम्मीद ही है। तो बाकी हम इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू डॉक्टर साहिबा के साथ करते रहा करेंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी।